जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं मैं आपका कॉमन क्लासेस पर। और आप लोगों के समक्ष पहला वीडियो गया था जिसको आपने ढेर सारा सराहा, प्यार दिया, लाइक और सब्सक्राइब किए। ऐसे ही प्यार आपका बना रहा और जैसा कि हमारी टीम ने आपके साथ वादा किया था कि आपके समक्ष सारे मैटर हम लोग पूरे के पूरे वीडियोज़ में और कैसे कॉन्सेप्ट आता है वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करते चलेंगे। मैंने आप लोगों के सामने संविधान सभा का पहला वीडियो दिया था और वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके समक्ष आते हैं ये भी हमने बता रखा था। तो अगर आपको एक क्विक रीजन मैं करा दूं कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हम लोगों ने कराया था तो इसमें हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी और पहली और दूसरी क्वेश्चन में क्या क्या यहाँ से घटनाएं घटी थी, वहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ये हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक और कैसे कैसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे और क्या क्या घटनाएं घटती हैं, जरा सा ये चर्चा करेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक से जो भी वीडियो हमने डाला हुआ था वहाँ से एक 15 से 20 क्वेश्चन का आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, वो नीचे लिंक में दिया जाएगा, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे हम लोग। संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। अब बात ये करेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को क्या घटनाएं घटती हैं। संविधान सभा का अभी तक उद्देश्य नहीं पता चल पाया है। जैसा कि मैंने बता रखा था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं जिनका नाम क्या आता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस दिन हमारे परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं जिनको सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अब बात करेंगे तीसरी बैठक में कि इस तीसरी बैठक में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो तीसरी बैठक में हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका बहुत प्यारा यहां पर योगदान दिखता है। इन्होंने संविधान सभा का उद्देश्य लाया। जैसे मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बता रखा था कि जब कोई भी कमेटी, कोई भी टीम बनता है तो उसका एक उद्देश्य बनाया जाता है। वो उद्देश्य कब आया था, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में आया था। और प्रश्न यहां से 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं। पहला, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, तो अब ऑप्शन में देखेंगे 13 दिसंबर 1946। और संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था, तो वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या उद्देश्य प्रस्ताव इस दिन पारित हुआ था, तो इसका जवाब आता है नहीं। तो अब हम कारण जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं पारित हुआ था। तो आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो उस बैठक का बहिष्कार किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद होगा मुस्लिम लीग के द्वारा। अच्छा, कारण क्या था बहिष्कार करने का, कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था 208 सीटों पर, तो 208 में मुस्लिम लीग को सिर्फ और सिर्फ 73 सीटें प्राप्त होती हैं, जबकि बाकी पूरी सीटें किसको प्राप्त हो जाती हैं, 208 सीटें किसको प्राप्त हो जाती हैं, कांग्रेस को। अब यहां से जब बात करेंगे हम लोग आगे, तो मुस्लिम लीग के नाराज होने का यही कारण था कि संविधान सभा सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से काम करेगा, हम मुसलमानों का कोई भी यहां पर योगदान नहीं है। तो मुस्लिम लीग उस समय क्या करती थी, पाकिस्तान की मांग करने लगी थी। और तभी से लगा करके 9 दिसंबर 1946 से लगा करके अभी तक मुस्लिम लीग नाराज था। और यही कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ चाहे वो भीमराव अंबेडकर हो, गांधी जी रहे हो, जितने भी उसके सदस्य थे, टोटल जितने भी 389 सदस्य थे, इन लोगों की यह सहमति बनी कि जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं हो जाएगा हम संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे। यही कारण था कि 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था यह पारित नहीं हुआ था। तो प्रश्न यह उठता है कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था।
यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आप बिल्कुल, पहला क्वेश्चन कब उठेगा, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था या नहीं, तो आप जवाब देंगे नहीं, और कारण में क्या बताएंगे कि मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। अब बात करते हैं अगर आगे, तो दूसरे स्लाइड में जरा देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था। तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या मुस्लिम लीग शामिल हुआ था या नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 बातों का आप खास ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है, मैं दोनों डाटा लिख के यहां पर बताऊंगा, और यहां से अलग अलग एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए हैं और बच्चे यही गलती करते हैं। जरा देखिएगा, एक डाटा जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले 13 दिसंबर 1946, और दूसरा डाटा मैंने यहां पर लिखा हुआ है 22 जनवरी 1947 को। जरा देखिएगा प्रश्न कैसे पूछेगा। प्रश्न ये आपके समक्ष रखा जाता है एग्जाम में कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, और ऑप्शन नंबर ए में ये वाला आंकड़ा रखता है। सारे बच्चे पहले ही आंकड़े को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर ए जब देखते हैं 13 दिसंबर 1946, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 का संबंध उद्देश्य प्रस्ताव से आता है, तो उन्हें लगता है कि इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया होगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब बारीकी को और कॉन्सेप्ट को आप समझकर चलेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यही हमारी टीम का, हम इसी चैनल का, यही हमारा यहाँ पर एक ज्यादा कर्तव्य बनता है कि हम आप लोगों के समक्ष बारीकी को बताएंगे। पढ़ाने के लिए तो YouTube पे बहुत से टीचर मिलेंगे आपको, लेकिन जो बारीकियां होंगी वो हम आपके समक्ष रखेंगे। तो जरा देखिएगा प्रश्न, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, तब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए तब सही होगा, अर्थात 13 दिसंबर 1946। और संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तब आप ऑप्शन लगाएंगे 22 जनवरी 1947। दोनों डाटा में डिफरेंट है। लाने का डाटा हम 13 दिसंबर 1946 करेंगे, और पारित होने का 22 जनवरी 1947 का डाटा रखेंगे। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया तो इसके बाद कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, ये हम देखेंगे। जब आप छोटी सी टीम बनाते हो तो इस टीम में करते क्या हो, आप सबको, जैसे आप शादी ब्याह में जब जाते हो और आपको जब कोई बुलाता है तो कहते हैं ना कि भैया खाने का पूरा एस्टिमेट आपको देखना है कि किसी को खाने में परेशानी ना हो। तो आप करते क्या हो, बोलते हो कि ऐसा कीजिए, मुझे कम से कम 20 या 15 बच्चों को दे दीजिए, हम खाने का पूरा बंदोबस्त करवा देंगे। तो आप उसमें टीम बांट देते हो कि 20 में से 2 लोग क्या करेंगे भैया, पानी का देखेंगे, 4 लोग क्या करेंगे, मेहमानों को मिठाई खिलाएंगे, 5 लोग क्या करेंगे, मेहमानों के बैठने का इंतजाम करेंगे। ठीक उसी प्रकार से संविधान सभा का जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी कई सारी छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी। छोटी बड़ी सब मिलाकर के 13 समितियां बनाई गई थी। छोटी बड़ी 13 समितियां मिलाकर बनाई गई थी, जिसमें से हमें सारी समितियों को नहीं पढ़ना है। 4 से 5 समितियां ही आती हैं, और वहां से कैसे प्रश्न बनते हैं ये जरा हम लोग देखेंगे। तो पहली समिति का नाम जरा देखेंगे, प्रारूप समिति। चलिए प्रारूप समिति के बारे में जरा चर्चा कर लिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट 13 समितियों में से सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो पूछा जाता है वो प्रारूप समिति से पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहां से एक प्रश्न ये उठता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, और गठन शब्द से तात्पर्य होता है कि किस दिन यह बन करके तैयार हुआ और संविधान सभा में इसका नाम दर्ज हुआ। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनकर तैयार हो गया। एसएससी में एक बार बहुत प्यारा प्रश्न पूछा हुआ था कि पांडुलिखन समिति का गठन कब हुआ था, और बहुत सारे बच्चों को यह लगा कि हमने तो पूरा 13 समितियों को पढ़ रखा है और किसी भी टीचर ने इन 13 समितियों ने कभी भी पांडुलेखन समिति का नाम नहीं बताया। और यह प्रश्न पूछा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों एसएससी 2013 के एग्जाम में। तो आप यहां से ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति का ही दूसरा नाम है पांडुलेखन समिति। गांव में आप देखते होंगे कोई भी अगर नाम हो किसी भी व्यक्ति का, जैसे अगर राम हो, श्याम हो,
तो गांव में उसका एक निक नेम भी रख देते हैं, चाहे उसका दोस्तों द्वारा रखा गया हो, चाहे परिवार में प्यार से बड़ों द्वारा रखा गया नाम हो। तो यहां से प्रारूप समिति और पांडुलेखन समिति दो नाम देखेंगे। एक नाम इसका और आता है, इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे आपके सामने प्रश्न आए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था, पांडुलेखन समिति का गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो नाम एक ही है, सिर्फ उसका निकनेम बदल दिया गया है। और तीनों का ऑप्शन क्या बताएंगे, 29 अगस्त 1947 को। दूसरा प्रश्न यहां से उठता है कि प्रारूप समिति या फिर पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था। तो जरा इनके अध्यक्ष की बात कर लें तो आप सभी लोगों को पता होगा, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनको बनाया गया था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानते होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और यहां से दूसरा जो प्रश्न बनता है वह यह प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति में या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी में या फिर पांडुलेखन समिति में कुल कितने सदस्य थे। इसको मैं लिख के इसलिए समझा रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बहुत कंफ्यूज कर देता है और बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाते। अगर आपके सामने प्रश्न ये आता है कुल कितने सदस्य थे, तब तो आप लिखेंगे 7, और 7 को मैं 6+1 लिख देता हूं। प्रश्न एक बार पूछा हुआ था कि पांडुलेखन समिति में भीमराव अंबेडकर को छोड़ करके कितने सदस्य थे, और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रखा हुआ था। प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा, पांडुलेखन समिति में भीमराव अंबेडकर को छोड़कर कितने सदस्य थे, तो बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को ही क्लिक किया था, जबकि भीमराव अंबेडकर को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ 6 सदस्य वहां पर मौजूद थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होना था, लेकिन 90% स्टूडेंट ने इसी को कहते हैं जल्दबाजी। प्रश्न क्या पूछना चाहता है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मामला ये नहीं आता है कि आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है या नहीं, मामला ये मैटर करता है कि आप प्रश्न को कितने बेहतर से समझते हैं, प्रश्न पूछना क्या चाहता है, प्रश्न की भाषा क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। वन लाइनर स्टूडेंट करते क्या है कि वो रटे हुए होते हैं और उससे संबंधित जरा से भी कुछ भाषाएं मिल जाती हैं, वो ऑप्शन टिक कर देते हैं, और वही होता है, कोई 2 नंबर से छटता है, कोई 1 नंबर से, कोई 3 नंबर से, और बोलते क्या है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो बाबू मेरे किस्मत नहीं खराब होती है, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होता तो ये 2 या 3 नंबर से आप आज मेरिट से बाहर नहीं हुए होते। तो यह जो हमारा चैनल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ इसका एक ही मकसद है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो जरा देखते हैं 3 से 4 क्वेश्चन यहां से कैसे कैसे बनेंगे। पहला, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तब तो 7 होंगे। प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर को छोड़कर कितने सदस्य थे, तब तो 6 होंगे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तब तो आप बताएंगे 29 अगस्त 1947 को। अब यहां से हम आगे ये बात करेंगे कि प्रारूप समिति का जब गठन हो गया तो प्रारूप समिति का कार्य क्या था। आखिर अगर आप टीम बनाए हैं तो इस टीम का कोई तो कोई कार्य होगा। तो जरा देख लेते हैं प्रारूप समिति का कार्य क्या था। तो जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा कि भारतीय संविधान अलग अलग देशों से लेकर बना हुआ है। तो जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था तो इसमें अनगिनत लोगों ने सलाह देना शुरू किया। जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा था या जो भी दूसरे देश के संविधान को पढ़ते थे वह सलाह देते थे कि हमारा भारतीय संविधान ऐसा होना चाहिए। तो प्रारूप समिति की बात करें तो जितने भी सलाहकार थे, जितने भी सलाहकार सलाह देते थे, वह सलाह सही है या गलत है, इस बात पे राय मशवरा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी ये बातें कि जितने सलाहकार जो सलाह दे रहे हैं कि इस बात को भारतीय संविधान में ऐड किया जाए, क्या वह बात सही है या नहीं, इस बात की निष्पक्ष जांच करना और उसको संविधान में कहां पर रखना। जैसा कि आपको पता होगा जब संविधान लिखा गया था तो उस समय टोटल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी।
तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि हम किस बात को अनुच्छेद में रखें, किस बात को भाग में रखें, किस बात को अनुसूची में रखें, और वह बात रखने लायक है भी या नहीं। इसी बात पे सलाह मशवरा करना ही प्रारूप समिति का काम था। इसीलिए टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य बनाए गए थे। आपके मन में कभी यह सवाल जरूर उठता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब संविधान की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी का नाम ही क्यों लिया जाता है, जबकि कुल सदस्य तो 389 थे। फिर सिर्फ और सिर्फ संविधान के नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही सारा क्रेडिट क्यों दिया जाता है? आज हम उसकी यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और जिसके अध्यक्ष हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ी मैं चर्चा कर दूं, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आए हुए। जैसे भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित कुछ रचनाओं के नाम भी पूछ लेता है। बात ही बात में अगर याद आ गया तो यहाँ पे मैं नोट करा देता हूँ, उसको नोट कीजिएगा। इनकी 2 रचनाएं बहुत फेमस है जो एग्जाम में पूछे हुए, चाहे वो एसएससी के एग्जाम में हो, चाहे वो ट्रिपल एस। अभी देखिए पीईटी का एग्जाम होना है, यूपी ट्रिपल एससी, तो उम्मीद करता हूँ वहाँ पे 1-2 रचनाओं का नाम जरूर पूछेगा। अगर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो इनकी 2 रचनाएं बहुत फेमस है। पहला, हिंदू धर्म की पहेलियां, और जो दूसरा इन्होंने लिखा था, थॉट्स ऑफ द पाकिस्तान। इनकी 2 रचनाएं बहुत फेमस है और अलग अलग एग्जाम में ये पूछी गई हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो इन्होंने बुक लिखा था थॉट्स ऑफ द पाकिस्तान, ये 1940 में ही लिख दिया था इन्होंने। देखिए कितने दूरदर्शी और कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। सलाम है इनकी सोच को, और सलाम करता हूं ऐसे जज्बात को जो इन्होंने उस समय इतनी हायर डिग्री ली हुई थी। और 1940 में ही इन्होंने एक किताब लिख दिया था जिसका नाम आता है थॉट्स ऑफ द पाकिस्तान। मतलब इतने दूरदर्शी थे कि इनको पता चल गया था कि आगे चल के भारत का विभाजन होगा और पाकिस्तान नामक एक दूसरा देश बनेगा। तो अगर आपको मौका मिलेगा तो ये दोनों किताबें जरूर पढ़िएगा। और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में 2-3 प्रश्न और उठते हैं, जरा उसको भी मैं यहीं से बता देना चाहता हूं कि भीमराव अंबेडकर कहां से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। पहला प्रश्न मैं यही बताना हूं, इसको भी पेंडिंग में रखता हूं कि संविधान सभा में जब बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी को ही क्रेडिट क्यों दिया जाता है, इसको मैं थोड़ी देर पहले बाद में बताऊंगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर कर देता हूं कि भीमराव अंबेडकर जी कहां से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। इस प्रश्न का जवाब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि कहां से सदस्य थे संविधान सभा के भीमराव अंबेडकर जी। तो इसको जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जब संविधान सभा का सदस्य बनना था तो सबसे पहले संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। मैं बॉम्बे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब उसको मुंबई बोला जाता है, उस समय उसको बॉम्बे के नाम से संबोधित किया जाता था। जब भीमराव अंबेडकर जी बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं तो वह चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद यह बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और इनकी मदद करता है मुस्लिम लीग, अर्थात यह मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और यह वह चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनकी बदकिस्मती थी कि उस समय चल रहा था 1947 का और भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात हो रही थी। बंगाल में जिस जगह से ये चुनाव जीते थे उस जगह का नाम था जैसुलकुरना, और बदकिस्मती से बंगाल का जैसुलकुरना वाला पार्ट कहां चला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वह चला जाता है पाकिस्तान में। जरा ध्यान देखिएगा, सबसे पहले ये बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं, लेकिन बंगाल से चुनाव लड़ते हैं मुस्लिम लीग की सहायता से और यह चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन बंगाल में जिस जगह से चुनाव जीते थे वो था जैसुलकुरना वाला पार्ट, और जैसुलकुरना का पार्ट क्या होता है, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चला जाता है और भीमराव अंबेडकर जी की सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहां भारतीय संविधान सभा का सदस्य बनना था, न कि पाकिस्तान के संविधान सभा का सदस्य बनना था। भीमराव अंबेडकर जी की सदस्यता जब यहां पर समाप्त हो जाती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस समय हमारे संविधान सभा के एक सलाहकार हुआ करते थे। और यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो उनका नाम आता है B.N. राव। इनका पूरा नाम अगर बात करें तो इनका पूरा नाम आता है बेनेगल
नरसिंह राव। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, BN राव साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यह संविधान सभा के सलाहकार थे। अंतर समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूं, यह सदस्य नहीं थे, सलाहकार थे। यह जो भी सलाह देते थे, हालांकि बड़े मानिंद व्यक्ति थे। BN राव साहब के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने बर्मा का संविधान लिखा था। बर्मा जिसको आज हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं। और आप लोगों के सामने मैं एक प्रश्न छोड़ता हूं जिसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि म्यांमार की राजधानी वर्तमान में कहां पर है। तो बर्मा का संविधान लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? BN राव साहब थे। और एक चीज यहां से और इनके बारे में मैं बता दूं कि BN राव साहब ICJ, जिसका फुल फॉर्म आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय जज कौन थे? वो थे हमारे बेनेगल नरसिंह राव साहब थे। तो जरा सा बात करते हैं कि BN राव साहब अब करते हैं क्या, इनका योगदान क्या आता है। तो BN राव साहब एक पत्र लिखते हैं, चूंकि यह भाई संविधान सभा के क्या थे? सलाहकार थे। और BN राव साहब पत्र लिखते हैं किसको? हमारे अध्यक्ष को। और अध्यक्ष कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखने के उपरांत इन्होंने यह बात बोला कि किसी भी प्रकार से भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाइए, अन्यथा सारी दुनिया यही बोलेगी कि भारतीय संविधान सभा शुरू से ही भेदभाव करती आई है। क्योंकि आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर शूद्र जाति से थे। अगर संविधान सभा अगर भीमराव अंबेडकर को अपना सदस्य मानने से इनकार करती तो हमारे संविधान में कलंक लग जाता कि भारतीय संविधान सभा शुरू से ही भेदभाव करती आई है, जात पात करती आई है। जिसने संविधान लिखा उसको ही अपना सदस्य मानने से इनकार करते हैं। इसीलिए BN राव साहब ने पत्र लिख करके डायरेक्टली राजेंद्र प्रसाद जी को बोला कि किसी भी प्रकार से आप भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय बॉम्बे के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब आप लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर उठा हुआ था कि मैंने प्रधानमंत्री शब्द क्यों लिखा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं 1947 की, और उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। अगर आप आज भी फिल्म देखते होंगे तो उसमें आपको दिखता होगा कि अब अपने अपने राज्य में लोग अपना पद रखते थे। कोई प्रधानमंत्री है, कोई उप प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है। तो उसी प्रकार से उस समय छोटे पद को भी प्रधानमंत्री का पद दिया जाता था। हालांकि अब यह हमारा संवैधानिक पद माना जाता है। तो उस समय बॉम्बे के प्रधानमंत्री हुआ करते थे BG खेर साहब। BG खेर साहब को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बुलाते हैं और कहते हैं कि किसी भी प्रकार से भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाइए। और उस समय बॉम्बे से जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका नाम था MR जयकर। MR जयकर। अब देखिए कहानी कैसे समझ में आ रही है। BN राव साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने BG खेर साहब को बुलाया, जो कि बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे, एक तरह के बॉम्बे के मालिक थे, और इनको बोला कि मुंबई से ही भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाइए। हालांकि उस समय सदस्य कोई ऑलरेडी था। कौन थे वह? MR जयकर साहब। और सभी लोगों ने मिलकर MR जयकर का इस्तीफा दिलवाया। और जब यहां से सीट खाली हो जाती है तो बॉम्बे से भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बना दिया जाता है। अब क्वेश्चन जो मैं बताना चाहता हूं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं। जरा देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहला प्रश्न ये पूछता है कि भीमराव अंबेडकर कहां से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? पहला प्रश्न ये पूछेगा। दूसरा प्रश्न पूछता है विभाजन से पहले भीमराव अंबेडकर जी कहां से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? और तीसरा प्रश्न पूछता है विभाजन के बाद भीमराव अंबेडकर कहां से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? तो यहां से तीनों का प्रश्न देखिएगा। अगर आपसे यह पूछेगा विभाजन के बाद, तो विभाजन के बाद आपको पता होगा कि मुंबई से इनको बनाया गया था जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। विभाजन से पहले ये कहां से चुने गए थे? तो बंगाल से चुने गए थे। और किसकी सहायता से? मुस्लिम लीग की सहायता से। लेकिन सिर्फ यह पूछेगा भीमराव कहां से संविधान सभा के सदस्य थे, तो पहली प्रायोरिटी आप देंगे बंगाल को, पहली प्रायोरिटी बंगाल को देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दूसरा रहेगा मुंबई से, तो आप मुंबई को दूसरा प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब
कि अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ मुंबई है और बंगाल नहीं है तब तो आपका आंसर मुंबई से ही होगा, लेकिन अगर उस ऑप्शन में बंगाल भी मौजूद है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप बंगाल को ही देंगे, ऐसे आपका क्वेश्चन सही होगा। तो संविधान सभा के कहां से सदस्य थे, यहां से 3 प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपका एक क्वेश्चन पेंडिंग में रखा हुआ था कि जब संविधान सभा की बात करते हैं तो यह सारा क्रेडिट भीमराव अंबेडकर को ही क्यों जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, प्रारूप समिति का काम था लोगों की सलाह पर काम करना, और इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 7। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से 6 सदस्य, जिसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, 1-2 लोगों की, जैसे हिदायतुल्लाह साहब हो गए, और भी जितने भी सदस्य थे, और कुछ लोग छुट्टी लेकर चले जाते हैं। भाई इतना मुश्किल काम कौन करेगा, अलग अलग देशों का संविधान पढ़ना, उसके बाद उसको सिस्टमैटिक ढंग से सजाना, यह काम अकेले किसने किया था, सिर्फ और सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। और यह काम उनको करने में मेरे प्यारे दोस्तों कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और यह प्रश्न भी पूछता है संविधान लिखने में, भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा था, और ऑप्शन में देता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और यह काम अकेले पूरे के पूरे 7 सदस्यों में से 6 तो छुट्टी या कुछ लोग चले गए थे, पूरा अकेले काम भीमराव अंबेडकर जी करते हैं। हर एक देश के संविधान को पढ़ना, पूरे 395 अनुच्छेद को सिस्टमैटिक ढंग से सजाना, उसको भागों में बांटना, फिर उसको अनुसूचियों में डालना, यह पूरा काम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कंटिन्यू करने वाले जो व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर जी थे। इसीलिए भारतीय संविधान की जब बात आती है तो हम पूरी की पूरी क्रेडिट भीमराव अंबेडकर जी को देते हैं और संविधान की पूजा करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे भी अभी लेक्चर बाकी है, चूंकि अभी हमारा संविधान लागू नहीं हुआ है। किस दिन लागू हुआ, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, किस कंडीशन में उसको लागू किया गया, कैसे पारित किया गया, इन सारे बातों की चर्चा करेंगे। आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।